वेलकम स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं एल्कीन्स। उसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीनों का आपेक्षिक स्थायित्व। इसको आज हम लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और इसके अंदर प्रत्येक जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में रहता है। इस कारण से इसकी जो आकृति होती है वो प्लेनर या समतलीय होती है। अब इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके कारण एल्कीन के अणु इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला या हम कहें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अणु को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले हैं वो इसके पास में आते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले इसके पास में आते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। अब हम यहाँ पर एल्कीन के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझाते हैं कि ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है और एल्कीन से एल्केन बनती है। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर जो डबल बॉन्ड है या हम कहें एल्कीन है वो सिंगल बॉन्ड या फिर हम कहें एल्केन के अंदर कन्वर्ट होती है, और साथ में हीट निकलती है, या फिर इसको हम केमिकली लैंग्वेज में कहें तो ये एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो एल्कीन के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अंदर हीट निकलती है। तो एक मोल एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से उत्पन्न हुई ऊष्मा को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और इसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एल्कीन के लिए हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो एल्कीन उतनी ही अनस्टेबल होती है। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान में रखना कि किसी भी एल्कीन के लिए हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो एल्कीन उतनी ही अस्थायी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लें 1 ब्यूटीन का, तो उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है -30.3 किलो कैलोरी पर मोल है। माइनस हम क्यों लिया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए। और इसी तरीके से अगर हम 2 ब्यूटीन लें, उसके अंदर सिस 2 ब्यूटीन की डेल्टा H की वैल्यू देखें तो वो होती है -28.6, और जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है उसके डेल्टा H की वैल्यू होती है -27.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब इससे पहले हमने इसमें कहा किसी भी एल्कीन के लिए हाइड्रोजनेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो एल्कीन उतनी ही अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिस की वैल्यू है वो तो है -28.6 और ट्रांस की वैल्यू है -27.6। तो इनकी ये वैल्यू होने के कारण सिस जो है वो ट्रांस की तुलना में कम स्टेबल है, क्योंकि सिस की जो वैल्यू है वो है -28.6, वो ज़्यादा है। इस कारण से ये हम एक टेबल लें और उस टेबल को अगर हम रीड करें तो इसके अंदर जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप की संख्या होती है उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू उतनी ही कम होती है, अर्थात वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ये एक टेबल है और इसके अंदर डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है, और उसको हम रीड करें तो उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी को समझाते हैं कि हम लेते हैं
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब हमारा जो टॉपिक आता है या जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, के एल्कीन के स्थायित्व की व्याख्या। जैसा कि हमने पढ़ा कि एल्कीन में डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन एटम के साथ जुड़े एल्काइल समूह में वृद्धि होती है तो उनके स्टेबिलिटी में भी वृद्धि होती है। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाने के लिए इसके अनुसार द्विबंध के पाई कक्षकों का प्रतिस्थापी एल्किल समूह के सिग्मा कक्षक के साथ आंशिक अतिव्यापन होता है। ये हमने एक डायग्राम लिया, उसके अंदर देखो कि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी यहाँ पर बात की है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके पास वाला तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध में भी थोड़ा सा डबल बॉन्ड वाला गुण आ जाता है। इस कारण से प्रोपीन में CH3 व CH डबल बॉन्ड CH2 के मध्य की बंध दूरी 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो बॉन्ड डिस्टेंस है उससे कुछ कम है। इसकी आती कितनी है 1.50 एंगस्ट्रॉम, जबकि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 1.53 एंगस्ट्रॉम। तो उससे इसकी बॉन्ड लेंथ कम आती है। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर समझाते हैं। यहाँ हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को दर्शाया है। फर्स्ट और सेकंड दो स्ट्रक्चर इसके अंदर लिए हैं। तो जो सेकंड प्रकार की अनुनादी जो संरचनाएं बनती है वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बनाई हुई संरचनाएं हैं। किसी एल्कीन में जितने अधिक एल्किल समूह होंगे उतनी ही अधिक संख्या में इस सेकंड प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और जो है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में इसमें अतिव्यापन करता है। तो एक में नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ और दूसरे के अंदर ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर बताया गया है। तो एल्कीन में जितने ज़्यादा एल्किल समूह होंगे उतनी ही ये सेकंड वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी, और किसी एल्कीन में जितनी अधिक संख्या में अनुनादी संरचनाएं होगी उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से किसी एल्कीन का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता जाता है। यही हमने अभी टेबल के अंदर देखा था और उसको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये था इसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझाने का एक मेथड, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको समझा सकते हैं। वैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिटेल के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर भी लिया था, पर ये एल्कीन के चैप्टर के अंदर भी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझाते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर वापस लिया है। थैंक यू।